बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 13 जो कि है रॉक्स, द रॉक साइकिल एंड वेदरिंग। हमने पढ़ लिया कि रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स किस तरह से बनते हैं। उसके बाद हमने देखा कि रॉक्स की क्या क्या टाइप्स थी। फिर हमने वेदरिंग के प्रोसेस को थोड़ी डिटेल में पढ़ा और देखा कि वेदरिंग कितनी टाइप्स की होती है। इससे बिल्कुल पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जब वेदर्ड मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो कि बड़े रॉक्स के टूटने से बनते हैं, वो ट्रांसपोर्ट किस तरह से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वो ट्रांसपोर्ट होते हुए वेदर्ड मटेरियल्स जो हैं वो डिपॉजिट किस तरह करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो डिपॉजिटिंग ट्रांसपोर्ट मटेरियल, हमारा टॉपिक यहाँ पर कह रहा है कि किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं मटेरियल्स और ट्रांसपोर्ट होके डिपॉजिट किस तरह से करते हैं। इससे बिल्कुल पिछले लेक्चर में हमने जिन मटेरियल्स की बात की वी कॉल्ड देम वेदर्ड मटेरियल्स, क्योंकि वेदरिंग का मतलब होता है बड़े पत्थरों का टूटकर छोटे पत्थरों में कन्वर्ट होना। छोटे पत्थर भी हो सकते हैं, सैंड भी हो सकती है या और छोटे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। उनको हमने कहा वो वेदर्ड मटेरियल्स थे। अब जबकि वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि दैट दीज आर ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स किस तरह से डिपॉजिट करेंगे, आइए देखते हैं। When a river slows down, it loses energy. मैंने आपको ये बताया कि जब भी कोई चीज मूव करती है, फॉर एग्जाम्पल एयर या फिर वाटर, तो उसके अंदर मौजूद होती है एनर्जी। इसी एनर्जी के बलबूते पर ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ लिखा है when a river slows down, एक तेज बहता हुआ रिवर जब स्लो डाउन करेगा। अब वो स्लो डाउन क्यों करेगा? जब उसके पास जगह कम होगी तब वो तेजी से फ्लो करेगा और आगे जाके अगर उसकी जगह वाइड हो जाती है तब उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। इट लूजेस एनर्जी, स्लो होने का मतलब है कि उसकी एनर्जी लूज हो गई है। जिस तरह आप बहुत फास्ट एनर्जी के साथ जब कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और एंड में थक जाते हैं और स्लो हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली इसका मतलब यही होता है कि आपने एनर्जी लूज कर दी है और अब आप स्लो हो गए हैं। बिल्कुल उसी तरह रिवर के साथ भी यही होता है। इट ड्रॉप्स और डिपॉजिट्स द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल एज सेडिमेंट। अब आपको पता चला कि जब ये चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहा था और करते करते दम से ये स्लो डाउन करेगा तो क्या होगा कि ये डिपॉजिट कर देगा तमाम ट्रांसपोर्टेड मटेरियल को। मतलब जितना भी मटेरियल वो अपने साथ ट्रांसपोर्ट कर रहा था, जितना भी वेदर्ड मटेरियल वो अपने साथ लेकर जा रहा था, वो उस सब को अब डिपॉजिट कर देगा, मतलब उधर ही छोड़ देगा एज सेडिमेंट। अब सेडिमेंट क्या होता है? जब भी कोई चीज सेटल डाउन कर जाती है हम उसको कहते हैं सेडिमेंट। समथिंग दैट सेटल्स डाउन इज कॉल्ड अ सेडिमेंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कोई अनसॉल्युबल चीज, फॉर एग्जाम्पल आयरन फ्लेक्स को अगर पानी में डिसॉल्व करें और फिर छोड़ दें तो आपको पता चलेगा कि वो नीचे जाके सेटल डाउन कर जाएंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे, उसको भी हम कहेंगे सेडिमेंट। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी ये रॉक्स और वेदर्ड मटेरियल जब डिसॉल्व नहीं होगा और यहाँ पर स्पीड स्लो हो जाएगी तो वो सेटल डाउन कर जाएगा वहीं पर जहां पर वो दम से स्लो डाउन किया है। पेबल्स, सैंड एंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक, क्ले एंड मड इज कॉल्ड अ सिल्ट। अब आपको पता चला कि पेबल्स जो कि थोड़े बड़े टुकड़े थे पत्थर के, उसके बाद आता था सैंड जो कि पेबल्स से छोटे टुकड़े थे, एंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और उसके बाद भी स्मॉल पार्टिकल्स थे जिसमें आते हैं क्ले एंड मड। आपने देखा है कि सैंड की निस्बत मड और क्ले सॉफ्ट और स्मूथ होती है। उसकी वजह यही होती है कि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो सैंड से भी ज्यादा छोटे होते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि इन सब पार्टिकल्स को मिलाकर जो कि इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट हैं, हमने कहा दे आर कॉल्ड सिल्ट। ये वही सिल्ट है जिसकी हम तब से बात कर रहे हैं, मतलब वेदर्ड मटेरियल्स, या फिर हम कह सकते हैं द रॉक फ्रेगमेंट्स। ये वही चीजें हैं जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे, जो कि बड़े पत्थर के टूटने से छोटे छोटे पार्टिकल्स या फ्रेगमेंट्स बनते हैं। उसी को हमने पहले वेदर्ड मटेरियल कहा, रॉक फ्रेगमेंट कहा, फिर हमने कहा द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, फिर हमने कहा द डिपॉजिटेड मटेरियल। अब हम कह रहे हैं कि उसको सिल्ट भी कहते हैं। तो जब भी इनमें से मैं कोई भी नाम लूं देन यू शुड नो कि मैं यहाँ पर किस चीज की बात कर रही हूं और आपने कंफ्यूज नहीं होना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
अब जो हमने सिल्ट पढ़ी वो डिपॉजिट किस तरह से करेगी? सिल्ट विल बी डिपॉजिटेड एट रिवर एस्टरी। अब एस्टरी क्या होता है? रिवर का partially enclosed body of water with one or more river or streams flowing in। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर partially enclosement होती है। For example, an island। अब आइलैंड के इर्द गिर्द सारी तरफ ही खुश्की होती है, मगर यहां लिखा है partially। The word partially explains कि ये completely enclosed नहीं है, इसलिए ये आइलैंड नहीं है। This is partially enclosed। और partially enclosed होने की वजह से ये जो है तमाम चीजों को अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है, मतलब डिपॉजिट कर लेती है। उसकी एक और वजह भी है, बिकॉज वी हैव वन और मोर रिवर और स्ट्रीम्स दैट आर फ्लोइंग इन। मतलब एक या एक से ज्यादा रिवर्स या स्ट्रीम्स ऐसी हैं जो इस मौके पर आकर मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब जाते हैं किसी ऐसी सड़क के मिडिल में जिसको हम चौक कहते हैं, जहां पर चारों तरफ से सड़कें आके मिल रही होती हैं, उसको हम कहते हैं यहां पर द रिवर एस्टरी। रिवर एस्टरी ऐसी जगह है जहां पर ढेर सारे रिवर्स या जो स्ट्रीम्स हैं वो आकर मिल रही हैं, और क्योंकि ये थोड़ा लैंड से पार्शियली इनक्लोज्ड है तो फिर जो चीजें ट्रांसपोर्ट होकर आ रही थी वो टकराने से या फिर यहाँ स्पीड स्लो हो जाने से वहीं पर डिपॉजिट हो जाती हैं। अब पहली कंडीशन है कि वो यहाँ डिपॉजिट हो जाए। सेकंड कंडीशन क्या है? इट मे बी डिपॉजिटेड एट अ फ्लड प्लेन, या फिर वो किसी फ्लड प्लेन में जाकर डिपॉजिट कर जाएंगी। अब फ्लड प्लेन क्या होता है? जनरली फ्लैट एरिया ऑफ लैंड नेक्स्ट टू अ रिवर और स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम या रिवर मतलब नदी के अगर आप साइड पर जो फ्लैट एरिया है उसको देखें, जिस तरह आप बीच पर जाते हैं और बीच पर जाकर जहां पर पानी की लहरें आ रही होती हैं वहां पर बिल्कुल आगे लैंड मौजूद होता है, फ्लैट एरिया मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन। मतलब ऐसा एरिया, फ्लैट एरिया जो किसी भी रिवर या स्ट्रीम के साथ मौजूद हो वो होगा फ्लड प्लेन। जब वहां पर भी इसी तरह लहरें पानी की आती हैं तो अपने साथ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल लेके आती हैं, और क्योंकि वहां खुश्की मौजूद है तो वो लहरें वापस जाते हुए अपना मटेरियल वहीं पर छोड़ आती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? इफ द रिवर हैज इनफ एनर्जी इट विल कैरी दिस मटेरियल टू द सी। अब अगर इस रिवर के पास इतनी एनर्जी है, मतलब वो इतनी तेजी से फ्लो कर रहा है कि वो ये तमाम मटेरियल्स अपने साथ कैरी करके सी तक पहुंच जाए, तो वो ऐसा ही करेगा। अगर तो वो स्लो हो जाएगा तब वो अपनी सारी तमाम ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स वहीं डिपॉजिट कर देगा, और अगर वो स्लो नहीं होगा तब वो सी तक यही ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स को लेकर जाएगा। अब सी में जब ये ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स पहुंचेंगे, where it will settle on the sea floor, वहां जाकर ये सी फ्लोर पर मतलब बिल्कुल जो समंदर है उसकी नीचे वाली जमीन पर सेटल डाउन होते जाएंगे। अब आपने देखा कि 3 तरीके से डेपोजिशन हो रही है इन ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स की। दोबारा मैं रिवाइज करवाती हूँ। नंबर 1 है कि ये होंगे डिपॉजिट एट रिवर एस्टरी, जिसको हम कहते हैं एक ऐसा पार्शियली इनक्लोज्ड एरिया जहां पर एक या एक से ज्यादा, 1, 2, 3 या उससे भी ज्यादा रिवर्स या स्ट्रीम्स आकर मिल रहे हों। या तो ये सारे ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स वहां डिपॉजिट हो जाएंगे या फिर वो डिपॉजिट होंगे ऑन अ फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन ऐसी फ्लैट जगह होती है जो कि हमारे रिवर और नदी के साथ मौजूद होती है। अगर ये फ्लैट एरिया या खुश्की का टुकड़ा जो है हमारी नदी के बिल्कुल साथ मौजूद होगा तब ये ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स वहां भी डिपॉजिट कर सकते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट या कंडीशन ये थी कि अगर तो रिवर स्लो डाउन करेगा ही नहीं तब वो इसी एनर्जी के साथ तमाम मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता हुआ ले जाएगा समंदर तक। समंदर में जाकर वो इन तमाम मटेरियल्स को ड्रॉप कर देगा, और जब वो ड्रॉप होंगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आएंगे और एंड पे जाकर जो समंदर की जमीन है वहां जाकर डिपॉजिट कर जाएंगे। तो ये थी 3 कंडीशंस ऑन द डेपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स इन अ रिवर, स्ट्रीम या फिर कोई भी ऐसी चीज। अब उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेडेड ग्रेन्स मेक फाइनर सेडिमेंट। अब यहाँ पर एक वर्ड है ग्रेडेड। आप इस ग्रेडेड वर्ड को ध्यान से देखें। आपको पता होगा जब भी आपको असाइनमेंट या टेस्ट देते हैं तब आपको उसके ग्रेड का इंतजार होता है। मतलब आप चेकिंग के लिए उसको अपनी टीचर को देते हैं और जब टीचर चेक कर देती है तो उस पर कोई ना कोई ग्रेड देती है। अगर तो टेस्ट बहुत अच्छा होगा तो A ग्रेड,
अगर टेस्ट बहुत बुरा होगा तो F ग्रेड, या फिर अगर वो दरमियाना होगा तो इसके बीच का कोई भी ग्रेड। इसको कहते हैं ग्रेडिंग। अब यहाँ पर ग्रेडिंग किस काम आ रही है, आइए देखते हैं। Change in the speed of flowing river is responsible for the deposition of different sized silt. रिवर में जो चेंजेस आ रही हैं स्पीड में, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि तेज बहता हुआ पानी जब एक छोटी जगह से बह रहा है तब वो उसी एनर्जी के साथ बहता रहेगा, मगर अगर वो किसी पॉइंट पर जाकर वाइड जगह पे ओपन होता है तब उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और जो ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे या डिपॉजिट हो जाएंगे। अब वो तमाम मटेरियल्स को सेटल डाउन नहीं करेगा। The change in speed of flowing river is responsible for the deposition of different sized silt. इसका मतलब सिल्ट में सिर्फ एक ही साइज के पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। सिल्ट में मौजूद है बहुत बड़े पार्टिकल्स, उससे छोटे पार्टिकल्स, उससे भी छोटे और फिर सबसे छोटे पार्टिकल्स। मतलब एक ग्रेडिंग है ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ये तमाम जो ग्रेडिंग है, इस ग्रेडिंग के हिसाब से हमारा रिवर जो है वो इस सिल्ट को कैरी करेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग होता है ऐसा प्रोसेस जिससे हम अलग कर देते हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाली चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कपड़े तमाम मिक्स होकर पड़े हैं, जिसमें आपके ट्राउजर्स भी हैं, दुपट्टास भी हैं और शर्ट्स भी हैं, अगर आप उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि शर्ट्स अलग कर देंगे, ट्राउजर्स अलग कर देंगे और दुपट्टास अलग कर देंगे। इसको कहते हैं सॉर्टिंग आउट। बिल्कुल इसी तरह हमारा ये बहता हुआ पानी जो रिवर में है या फिर स्ट्रीम्स में है, ये सॉर्ट आउट कर देगा हमारी सिल्ट को। अब सिल्ट में जो बड़े पत्थर हैं वो वहीं पर रह जाएंगे, जो छोटे पत्थर हैं वो आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। फास्ट फ्लोइंग वाटर कैरीज मोस्ट ऑफ द सिल्ट। अगर तो पानी बहुत तेजी से बह रहा है और उसी स्पीड से बहता जा रहा है तब वो तमाम सिल्ट को अपने साथ लेकर चला जाएगा। A sudden slowdown will cause the deposition of larger and heavier material. मगर अगर दम से वो स्लो डाउन कर जाता है, जो कंडीशन मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग, तो फिर क्या होगा कि जितने भी लार्जर और हेवियर सब्सटेंसेस होंगे वो वहीं सेटल डाउन कर जाएंगे। क्योंकि पहले बहुत ज्यादा एनर्जी थी तो हैवी मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट हो सकते थे। अब क्योंकि एनर्जी कम हो गई है तो ये हैवी मटेरियल्स या फिर ये लार्ज मटेरियल्स अब ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता हमारा पानी, क्योंकि वो थक गया है। तो उसने अब ये हैवी मटेरियल्स वहीं पर छोड़ दिए और बाकी जो हल्के फुल्के लाइट और फाइन पार्टिकल्स थे उनको लेकर आगे चला गया। ओनली द लाइटर फाइनर पार्टिकल्स विल बी ट्रांसपोर्टेड। अब मैं दोबारा आपको एक दफा रिवाइज करवाती हूँ। पहले आप याद रखिएगा कि सिल्ट में सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते। सिल्ट में मौजूद होते हैं लार्जर, हेवियर पार्टिकल्स एंड एट द सेम टाइम लाइटर एंड फाइनर पार्टिकल्स। अगर तो हमारा रिवर मतलब नदी अगर बहुत तेजी से बह रही है, उसमें इतनी एनर्जी है, तो वो तमाम सिल्ट को अपने साथ ले जाएगी, मतलब हर साइज के पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट कर देगी। मगर अगर वो जल्दी से स्लो डाउन कर जाती है, सडन चेंज आता है इन द स्पीड ऑफ फ्लोइंग रिवर, तो क्या होगा कि जितने भी हैवी और बड़े पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन कर जाएंगे और जितने भी लाइट पार्टिकल्स हैं वो हमारा रिवर कैरी करके आगे ले जाएगा। अब इसको हम पढ़ते हैं एक ग्राफ की हेल्प से, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि डेपोजिशन पार्टिकल्स की और ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स की किस तरह से होती है। अब आपके सामने मौजूद है एक ग्राफ में है y एक्सिस एंड x एक्सिस। x एक्सिस पे जो आप वैल्यूज देख रहे हैं 0.5, 1, 1.5, 2, 2.53, 3.5 एंड 4, ये एक्चुअली है हमारा साइज पार्टिकल का, मतलब सिल्ट का जो साइज है, या हम कह सकते हैं जो रॉक फ्रेगमेंट्स हैं उनका साइज यहां बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है इन मिलीमीटर्स। तो x एक्सिस पे मौजूद है साइज ऑफ पार्टिकल्स इन मिलीमीटर, जबकि y एक्सिस 0 से 0.5 तक जा रहा है और ये बता रहा है वाटर की स्पीड। वाटर की स्पीड मतलब हमारे फ्लोइंग रिवर की स्पीड, और ये यहां हमें यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में हमारा ये बहता हुआ पानी कितने मीटर्स तक ट्रैवल कर लेगा या कितना मीटर्स में डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो आपको क्लियर हो गया कि y एक्सिस पर क्या है और x एक्सिस पर क्या मौजूद है। यहाँ पर एक लाइन बिल्कुल यहाँ से 0.2 तक जा रही है,
ये एक्चुअली हमारे डिपॉजिटेड पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये भारी पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स डिपॉजिट कर रहे हैं क्योंकि हमारी स्पीड जो है वो स्लो हो रही है। जब वो स्लो हो रही थी तो डिपॉजिट कर गए पार्टिकल्स और बाकी जो लाइट पार्टिकल्स थे वो यूं ही कैरी हो जाएंगे, और ये ट्रांसपोर्टेड पार्टिकल्स के नाम से जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो इंडिकेट कर रही है कि ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि कैरी हो जाएंगे और ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि डिपॉजिट हो जाएंगे। मैं दोबारा बता देती हूँ, मैंने यहाँ 2 लाइंस ड्रॉ की हैं, जिसमें से नीचे वाली लाइन बता रही है कि कितने पार्टिकल्स डिपॉजिट कर रहे हैं और ऊपर वाली लाइन जो है वो ये इंडिकेट कर रही है कि कितने पार्टिकल्स कैरी हो रहे हैं या ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इसके जो बीच का एरिया मैंने डॉटेड लाइन से इनक्लोज करके इंडिकेट किया है। इट टेल्स द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल्स बीइंग कैरिड बाय द रिवर। मतलब ये जो शेडेड एरिया जो मैंने एक्चुअली शेड नहीं किया, अगर हम इसको कर भी सकते हैं, दिस एक्चुअली इज द एरिया दैट रिप्रेजेंट्स के तमाम पार्टिकल्स जो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं रिवर में। दिस इज द शेडेड एरिया दैट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसपोर्टेड मटीरियल्स इन आवर रिवर। अब वहां पर जो रिवर में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं मटीरियल्स वो 2 तरह के हैं, एक जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और दूसरे जो कि डिपॉजिट हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ग्राफ समझ आ गया है। मैं एक दफा दोबारा जल्दी से बता देती हूँ कि ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि हमारा रिवर जो भी वेदर्ड मटेरियल या रॉक फ्रेगमेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो कितने फ्रेगमेंट्स को डिपॉजिट कर देगा और कितने फ्रेगमेंट्स को अपने साथ कैरी करके ले जाएगा। अब ये डिपेंड करता है फ्रेगमेंट के साइज पे। जितने भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन कर जाएंगे। इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं द डिपॉजिटेड पार्टिकल्स जो कि एक्चुअली है लार्जर पार्टिकल्स, और इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं द ट्रांसपोर्टेड पार्टिकल्स जो कि हैं लाइट और फाइन पार्टिकल्स। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से हमारे ये वेदर्ड मटेरियल डिपॉजिट कर जाते हैं हमारे रिवर्स में। अगर रिवर्स में ये डिपॉजिट ना करें और रिवर्स इनको कैरी करके ले जाता रहे तो एट द एंड ये समंदर में जाकर लैंड करते हैं, और जब ड्रॉप हो जाते हैं तो जाकर उसकी जमीन पर ठहर जाते हैं। यही प्रोसेस होता है हमारे वेदर्ड मटेरियल्स की डेपोजिशन का। तो आज के लिए यही कॉन्सेप्ट्स थे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।